जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो में पढ़ा था रेल हड़ताल मई 1974 में हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी, और न्यायपालिका से संघर्ष किसका? सरकार का। 2 बिंदु पे हमने बात की थी। आज हम करेंगे आपातकालीन घोषणा के ऊपर बात। आपातकालीन घोषणा क्यों हुई थी? देखिए, इसको हम कहानी के रूप में समझाने के लिए 5 पात्र बनाते हैं कहानी में। कितने पात्र बनाते हैं? 5 पात्र। पहला पात्र स्वयं इंदिरा गांधी। दूसरे, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो नेता लड़े, समाजवादी के नेता राजनारायण। तीसरा पात्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा। और चौथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और 5वां सुप्रीम कोर्ट। तो इन 5 जो पात्रों के या 5 जो किरदार है, इनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। देखिए, होता है ये है 1971 के चुनाव होते हैं। तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती है और समाजवादी नेता राजनारायण चुनाव हार जाते हैं। तो राजनारायण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके खिलाफ याचिका दर्ज करते हैं। कहाँ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो इस फैसले की सुनवाई करता है। राजनारायण ये कहते हुए याचिका दर्ज करते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के दौरान अपने चुनाव प्रचार प्रसार में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया है, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, अर्थात सरकारी लोगों की सेवाएं इसने ली है। और ये जो काम है बिल्कुल ही असंवैधानिक और अनैतिक है, इसलिए इस चुनाव को रद्द किया जाए। ये आरोप लगाया था समाजवादी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर। और जब ये आरोप लगा दिया तो इसकी सुनवाई हुई। तो सुनवाई में जब फैसला सुनाया गया तो फैसला ये सुनाया गया कि हाँ, राजनारायण ने जो याचिका दर्ज की है उसमें सच्चाई है और इसके कारण से इंदिरा गांधी को दोषी पाया जाता है और इंदिरा गांधी को संसद की सदस्यता निलंबित किया जाता है, अर्थात इंदिरा गांधी आज से संसद की सदस्य नहीं रहेंगी। तो जब इंदिरा गांधी संसद के सदस्य नहीं रहेंगे तो सीधी बात है प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। और ये फैसला सुनाया था 12 जून 1975 को। अभी इंदिरा गांधी के पास विकल्प क्या था कि इंदिरा गांधी 6 महीने के भीतर चुनाव वापस लड़े, चुनाव जीते और संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसकी सदस्य बन के वो आई, तब तो प्रधानमंत्री रह सकती है, अन्यथा 6 महीने बाद में उसका पद रिक्त समझा जाएगा। इंदिरा गांधी ने इस विकल्प का चुनाव नहीं किया। इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 12 कितने होते हैं? 24, यानी फैसला कब आया था इलाहाबाद कोर्ट का? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था 12 जून 1975 के। उसमें 12 और जोड़ लेना, कितने हो गए? 24, यानी 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब तक इस मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जाती है तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। और इलाहाबाद का जो आदेश था उस पर स्थगनादेश लगा दिया। स्थगनादेश पे लगा दिया। स्थगनादेश का मतलब होता है कुछ समय के लिए या अस्थायी रूप से रोक लगा देना, और ये भी आंशिक रोक लगाई थी कि 2 शब्द आए थे, आंशिक स्थगनादेश लगा दिया, अर्थात आंशिक रूप से अस्थायी रोक उस पर लगा दी गई। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये पूरा प्रकरण था। तो इसमें प्रश्न मोटे मोटे क्या बन सकते हैं? देखो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला किस दिन आया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था 12 जून 1975 को। किसके खिलाफ आया था? इंदिरा गांधी के खिलाफ। किसके पक्ष में आया था? समाजवादी नेता राजनारायण के पक्ष में। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि समाजवादी नेता ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, अपने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया अपने चुनाव प्रचार के दौरान, सरकारी लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लिए हैं अपनी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, यह आरोप था। ठीक है, फैसला कब आया था? बता दिया। जज का नाम क्या था? न्यायमूर्ति का नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, अभी इस फैसले के विरुद्ध फैसला किसने सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने। और आंशिक फैसला सुनाया था। क्या सुनाया था? कि जब तक इस फैसले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, अर्थात सांसद बनी रहेंगी तो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग
नहीं ले सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता थी। इंदिरा गांधी एक बहुत शक्तिशाली नेता थी और वह अगर लोकसभा में जाएगी, संसद में जाएगी, तो इस मुद्दे को, इस प्रकरण को प्रभावित कर सकती है, इस केस को वह प्रभावित कर सकती है, अर्थात केस उसकी तरफ झुक सकता है। इस डर से सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इंदिरा गांधी लोकसभा कार्यों में भाग नहीं ले सकती। और इस मुद्दे से, इस फैसले से हमें एक बात और सामने आती है हमारे, कि ये जो फैसला दिया था, ये फैसला न्यायालय का सरकार के प्रति या संसद के प्रति प्रतिबद्धता का एक अच्छा खासा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अर्थात यहाँ पे न्यायपालिका सरकार के प्रति प्रतिबद्ध नजर आती है, क्योंकि इलाहाबाद के फैसले को उन्होंने पलट दिया था। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। ये तो था प्रकरण। अभी आगे ये होता है कि ये सब घटनाक्रम घटित हो रहा था, तो एक जमीन तैयार हो गई थी, एक भूमिका बन गई थी, और वो भूमिका बन गई थी किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई। उसके बाद में गरीबी बढ़ गई। उसके बाद में इंदिरा गांधी से सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट, इंदिरा गांधी से बिहार और गुजरात के छात्र असंतुष्ट, उन्होंने आंदोलन किए, उनकी मांगें नहीं मानी गई। फिर रेल कर्मचारी असंतुष्ट, रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की, उनकी मांगें नहीं मानी गई। उसके बाद में विपक्ष के जो नेता थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। अर्थात इंदिरा गांधी एक तानाशाही की तरह काम करती जा रही थी। इस कारण से सारा विपक्ष क्या हो गया? लामबद्ध हो गया, एक छतरी के नीचे आ गया। उसमें बहुत से नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, ये सभी विपक्ष के नेता एक साथ आ गए और इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल के इंदिरा गांधी से ये मांग की कि वो अपना इस्तीफा दें। इंदिरा गांधी नैतिक रूप से सरकार में बने रहने के काबिल नहीं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं, उनसे देश नहीं संभल रहा है, अतः इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। ये कहते हुए जेपी ने, यानी जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की घोषणा की। उसके साथ में ही सत्याग्रह के लिए लोगों से आह्वान किया, और ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे विपक्ष को लेके दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के और संसद तक एक रैली निकाली, बहुत भव्य रैली निकाली, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा जनसाला उबड़ा उसमें। तो उस वजह से इंदिरा गांधी के जो पाँव की जमीन है वो खिसक गई। जब इंदिरा गांधी को भय हुआ और जयप्रकाश नारायण एक घोषणा और की, एक उद्घोषणा और की, एक आह्वान किया लोगों से कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी पुलिस है, हमारी भारतीय सेना है, वे सरकार के उन आदेशों को कदापि ना माने जो अनैतिक हैं और असंवैधानिक है। तो इससे सरकार को ये लगा कि ये जो कामकाज है वो ठप हो जाएगा। अर्थात कामकाज कौन करता है, देख रेख कौन करता है, संचालन कौन संभालता है? सब काम तो सरकारी कर्मचारी करते हैं, पुलिस है, फौज है, सरकारी कर्मचारी। अगर ये हमारा आदेश नहीं मानेंगे तो सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा। इस संदेश के चलते हुए, इस संदेह के चलते हुए सरकार ने क्या किया? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। और रैली कब निकाली थी? रैली भी जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को ही निकाली थी। दिन में रैली निकली और रात में आपातकाल की घोषणा होगी। तो सरकार ने ये कहते हुए आपातकाल घोषणा कर दी कि देश में गंभीर संकट आन पड़ा है, देश में बहुत बड़ा संकट आ गया है, और इस संकट को टालने के लिए हमारे पास मात्र और मात्र एक ही विकल्प है, उसका नाम है आपातकाल। इसलिए हम आपातकाल लागू कर रहे हैं। ठीक है साहब, आपातकाल लागू कर दिया। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि वो तुरंत प्रभाव से आपातकाल की घोषणा करें, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से आपातकाल की उद्घोषणा कर दी 25 तारीख को रात को। उसके बाद में क्या हुआ? जितने भी बड़े बड़े अखबार थे, उन अखबारों के दफ्तरों की लाइटें काट दी गई। ठीक है, देश में धारा 352 लगा दी गई। धारा 352 तीन परिस्थितियों में लगती है। नंबर 1, हमारा देश किसी युद्ध में शामिल हो जाए। नंबर 2, हमारे देश के ऊपर किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो। नंबर 3, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के कारण से। तो इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। तो धारा 352 में ये प्रावधान है कि अगर
अगर देश साधारण तरीके से व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है तो सरकार को ये अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह 352 लगा के देश में आपातकाल घोषणा कर सकती है। और ऐसे में क्या होता है, जब देश में आपातकाल घोषणा हो जाती है, 352 लग जाती है, तो हमारा जो संघीय ढांचा है वो निरस्त हो जाता है, अर्थात वो निष्प्रभावी हो जाता है। जब संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो गया तो हमारे देश में जो संविधान ने सभी को शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, वो सारी शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर कहाँ जाती है, केंद्र के पास आ जाती हैं। जो शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती हैं, जो शक्तियाँ राज्य के पास होती है, जो शक्तियाँ केंद्र शासित प्रदेशों के पास होती है, मतलब कहीं भी जो शक्ति होती है, कहीं पर भी जो पावर होता है, वो सारा पावर स्टेशन कौन बन जाता है, मात्र केंद्र सरकार बन जाती है। अर्थात सरकारी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो एकत्रित हो जाती हैं, अर्थात सरकारी शक्तियों का यहाँ, संविधान की शक्तियों का यहाँ केंद्रीकरण हो जाता है। संविधान ने तो हमें हमारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रखा है, अर्थात शक्तियाँ बांट रखी हैं 3 सूचियों में, केंद्र राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो आपातकाल की स्थिति में इन्हीं तीनों सूचियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार आ जाता है, किसके पास, केंद्र के पास। तो केंद्र हो जाता है शक्तिशाली। अभी जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री जो है वो निष्प्रभाव हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री काम करता है और एक जो मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री का जो मुख्य सचिव होता है, वो मुख्य सचिव सीधा रिपोर्ट करता है किसको, राज्यपाल को। और राज्यपाल किसका एजेंट होता है, राज्यपाल तो केंद्र का एजेंट होता है। भाई केंद्र ने तो राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल तो वही करेगा जो केंद्र कहेगा। अर्थात ये कहें कि आपातकाल के दौरान में सारा देश का संचालन एक ही जगह से चलता है और वह है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार उसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और तकनीकी रूप से ये बात सही भी है, तकनीकी रूप से बात सही भी है। और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार भी होते हैं, संविधान ने दिए होते हैं कि जब देश साधारण स्थितियों से नहीं चलाया जा सकता तो केंद्र सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। तो ऐसा करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और जितने भी नेता थे, जितने विपक्ष के नेता थे जो आंदोलन करते, सारा आंदोलन बंद हो गया, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से आपातकाल लगा। अभी हम पढ़ते हैं आपातकाल के परिणाम, ठीक है।